हेलो फ्रेंड्स, मैं हनु आपका सेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। और हम लोग इतिहास एकदम बेसिक से चालू करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली प्राचीन भारत से रिलेटेड है। प्राचीन भारत को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से चालू करते हुए पूरा प्राचीन भारत कवर करेंगे। इसको कवर करने में मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। इस क्लास को करने में प्राचीन भारत के इतिहास में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इतिहास को जानने से पहले हम लोग जो समझेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। एक प्राक ऐतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। अगर हम लोग बात करें प्राक ऐतिहासिक काल की या प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें, तो प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमको न कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, न चित्रात्मक साक्ष्य उपलब्ध है। हाँ, ये काल मुख्यतः कल्पनाओं पर आधारित होता है, जिसमें इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि उस समय ऐसा माहौल रहा होगा, उस समय ऐसा समाज रहा होगा, लेकिन कोई भी लिखित या चित्रात्मक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल की बात करी जाए, मध्य पाषाण काल की बात करी जाए, नव पाषाण काल और ताम पाषाण काल, ये सब प्राक ऐतिहासिक काल में आते हैं। तब बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो? इस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, चित्रात्मक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन साक्ष्यों के आधार पर भी हम पूर्णतः स्पष्ट नहीं बता सकते हैं कि उस काल में क्या था, क्योंकि जो साक्ष्य हमको अभी तक प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उसकी लिपि चित्रात्मक है। उनको अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं कि उस काल में क्या था, लेकिन कुछ कुछ सूचनाएं हमको प्राप्त हुई, कुछ कुछ सामान मिले हैं जिससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये भी कुछ हद कल्पनाओं पर आधारित होता है। इसी के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, कांस्य युगीन सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही कहा जाता है, क्या एक अन्य नाम है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। जबकि ऐतिहासिक काल की बात की जाए, तो ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होगा? इस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, इसको पढ़ा भी जा चुका है और इसकी पर्याप्त जानकारी हमारे पास है। इसके अंदर हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं, मध्यकाल की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं, नेहरू काल और विश्व की बात करते हैं। प्राचीन काल मतलब जैसे वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके हमें वेद, चारों वेद हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। मध्यकाल की बात करें, जैसे आप मुगल काल देख लीजिए, मुगल काल के हमारे पास साक्ष्य हैं। तो ये सब मध्यकाल जो है, ये सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग आदि ऐतिहासिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बल्कि शुरू ही नहीं करेंगे, आज इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होने के साथ उसका समापन भी किया जाएगा। पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सारी चीजें कवर करते हुए इसको पूरा एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता आज तक पढ़ी हो और ना पढ़ी हो, बेसिक से चालू होगा। और आपने कभी भी इसमें कोई भी दिक्कत इस क्लास के बाद नहीं आने वाली है। इसके आप बाकायदा नोट्स बनाते चलिएगा, हाथों से लिखिएगा, अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू कर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका पढ़ेंगे, इसका कालक्रम जानेंगे कि ये किस कालक्रम की, इसका कितना समय पीरियड है, इसका विस्तार जानेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, प्रमुख स्थलों की बात करेंगे, सामाजिक स्थिति देखेंगे, राजनीतिक स्थिति देखेंगे, धार्मिक स्थिति देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी, साथ ही इसके हम लोग सांस्कृतिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति और पतन के कारणों के ऊपर देखेंगे। जब ये पूरा क्लास कंप्लीट होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कुछ समय बाद हम लोग इसका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, प्री प्लस मेंस, जिससे कि हमको ये जानकारी मिल जाएगी जो हमने पढ़ा क्या ये पेपर में आता भी है कि नहीं पाता है। हमने जो कंटेंट तो पढ़ लिया, लेकिन उससे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, और क्या कमी क्या फिलर्स है, वो सारे फिलर्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये भारत का पश्चिमोत्तर भारत, मतलब पश्चिमोत्तर भारत के लगभग त्रिभुजा का क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, और कुछ हिस्सा जो ईरान बलूचिस्तान का क्षेत्र जो आता है उसमें आता है। कहीं कहीं आपको ये जो डाटा 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको 22 से 24 लाख वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने जो डाटा लिया एनसीईआरटी से लिया, उसमें 20 लाख वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है।
अगर सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के विस्तार की बात करें तो जैसे आज भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण की बात करें तो कन्नड़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पिग्मेलियन पॉइंट जो है, और पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम की तो गुजरात। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक उत्तरी बिंदु है जो मांदा तक विस्तृत है, जो कि अखनूर के पास है, चिनाब नदी के किनारे, ये जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। अगर इसके दक्षिणी बिंदु की बात करें हम लोग तो गोदावरी नदी के किनारे है दायमाबाद, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। साथ ही पूर्व की बात करें कि इसका पूर्वी बिंदु क्या है तो हिंडन नदी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास आपको इसका पूर्वी बिंदु मिल जाएगा। साथ ही अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सुध कांगेर डोर तक ये दास्क नदी के किनारे पश्चिमी हिस्से में आपको मिलेगा। अगर उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई की बात की है तो 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की 1600 किलोमीटर है। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण में उत्तर बिंदु पे आपका अखनूर मांदा के पास है, दक्षिण में आपका गोदावरी दायमा महाराष्ट्र के पास है, पूर्व वाला हिंडन नदी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास मिलेगा, और दक्षिणी बिंदु पश्चिमी बिंदु दास्क नदी सुदकांगिडो अफगानिस्तान के मिलेगा। ये क्या है आप समझ रहे हैं ना कि इस क्षेत्र का इस बिंदु तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका उत्खनन कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे हमें पता चला कि ये एक महान सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन जो थे अंग्रेज, इन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज की थी और वहां से कुछ ईंटें इनको मिली थी। जो 1826 में इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स मेसन ने, इन्होंने कुछ एक टीले इनको मिला हड़प्पा का, वहां पे इन्होंने खुदाई की, इनको वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों को ऐसा नहीं कि अंग्रेजों को मालूम नहीं होगा कि एक यहाँ पे एक सभ्यता थी, लेकिन अंग्रेजों की व्हाइट वर्ल्डन थ्योरी थी, वो अपने आप को उच्च कुल का मानते थे, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे या जानते हुए भी नकारना चाह रहे थे कि भारत जैसे देश में इतनी महान सभ्यता का उद्भव हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। मतलब उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उनके नेतृत्व में कराची से लाहौर के बीच एक लाइन रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और उसमें ब्रंटन बंधुओं जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें इनको मिली थी, किंतु इन्होंने भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, कुछ हो सकता है, इन्होंने इग्नोर पूरी तरह से किया। फिर आगे बात होती है कि 1921 में, जब 1921 का समय हुआ तब भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। जब 1926 में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग था, इन्होंने निर्देश दिया दयाराम साहनी की अध्यक्षता में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, तब यहां से कार्य प्रारंभ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो ये जो भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, यह आज के समय में जो भारत के एंटिक चीजें हैं, प्राचीन काल से जुड़ी चीजें हैं, उसके खोज, उसका उत्खनन, उसको संरक्षित करने का कार्य भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग ही करता है। इससे पुरातत्व विभाग का विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे। अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे, और दयाराम साहनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहां तक बातें आपको क्लियर है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु जाना पहले, कि इसकी खोज कैसे हुई, कैसे चार्ल्स मेसन ने इसके ओर ध्यान न दिया, फिर जब रेलवे लाइन बिछाई तब भी कोई ध्यान नहीं दिया, फिर 1921 में जब दयाराम साहनी थे उनकी अध्यक्षता में एक हड़प्पा स्थल की खोज की जा रही है, तब से इसका कार्य उत्खनन प्रारंभ हुआ। फिर आगे बात करें तो हड़प्पा जो था, हड़प्पा जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल एवं प्रारूप स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग कितने 1500, मतलब 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, और अभी भी ये काम जारी है। मतलब जब हड़प्पा खोजा गया तब से अभी तक 1500 स्थानों की खोज की गई है। मतलब आप समझ, जैसे कोई शहर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कई सारे शहर है, शहरों के अंदर कई सारे कस्बे हैं, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कई सारे स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इस तरह के जो स्थल हैं उनकी खोज धीमे धीमे हुई, लेकिन जब हड़प्पा की खोज हुई थी उसके बाद से अभी तक 1500 स्थल खोजे गए। इसमें से कुछ भारत में हैं, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में।
जिसको भी हम लोग देखेंगे कि कितने स्थल भारत में मिलते हैं, कितने पाकिस्तान में और कितने अफगानिस्तान में मिलते हैं। अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया है, तो जैसा कि अभी आपको पता चला, सिंधु नाम की एक नदी है जो कि पश्चिमोत्तर भारत में बहती थी, ठीक है, अभी भी बहती है। तो उसके आसपास के क्षेत्र में जब इतिहास का उत्खनन चालू हुए तो उसके आसपास के क्षेत्र में कई सारे स्थल हमें प्राप्त हुए, तो इसलिए सिंधु का कहीं कहा जाने लगा। और घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां से नदी बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, उससे जो निचला स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाने लगा। इसका नामकरण क्या क्या है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं और कास्युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही हम जानेंगे सरस्वती सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, प्रथम नगरी क्रांति क्यों कहा जाता है और कास्युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। अगर पहले बात करें हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है इस सभ्यता को उत्खनित किया जाना पहला स्थल था। जैसा कि आपको बताया गया, दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, इसलिए इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा खोज के बाद प्रारंभ जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज एवं उत्खनन किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए थे। जब हड़प्पा की खोज की गई तो उसके बाद से कुछ उत्खनन कार्य प्रारंभ हुए। जब उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया तो जो स्थल हमको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हुए वो सिंधु नदी घाटी के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। और घाटी क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। हड़प्पा क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यहां तक आपको बात क्लियर है। ओके, तो फिर आगे जानते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। अब इसको सरस्वती घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, घाटी का मतलब आपको बता ही दिया, जहां नदी बहती है उसके जो आसपास का क्षेत्र से निचला क्षेत्र होता है उसको घाटी कहा जाता है। और सरस्वती क्या है, सरस्वती एक नदी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 11 स्थलों की खोज जो है सिंधु तथा गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई है। मतलब यहाँ से सिंधु नदी बहती है और यहाँ से गंगा नदी जो बहती है, इसके मध्य में से एक सरस्वती नदी बहती है या बहती थी, अब तो नहीं बहती, अब विलुप्त हो चुकी है। तो कुछ स्थल यहाँ इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इतिहासकार इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगला हम लोग जानेंगे इसको प्रथम नगरी क्रांति क्यों कहा जाता है, मतलब नगरी क्रांति क्यों कहते हैं। तो ऐसा कुछ सिंधु घाटी में रहा होगा कि उसमें नगर की जैसी विशेषताएं रह गई होंगी, इसलिए इसको प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। जैसे अपनी समकालीन सभ्यताओं विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर मिले, मतलब आज से 4 से 4.5 हजार साल वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते थे, पक्की सड़कों का निर्माण करते थे, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी, सुनियोजित व्यवस्था, इसलिए इसके प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार नगरी विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब बताइए, आप नगर किसको कहेंगे, जहां पर पक्के मकान होंगे, जल की सुनियोजित व्यवस्था होगी, पक्की सड़कें होंगी, उसको आप नगर कहेंगे। और यही गुण सिंधु घाटी सभ्यता में भी विद्यमान थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे प्रथम नगरी क्रांति कहा। अब हम लोग जानेंगे कि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कांसा क्या होता है। कांसा जो होता है तांबा और टीन, इन दो धातुओं को मिलाने के बाद कांसा का निर्माण होता है। और कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर बने कांस्य उपकरणों की बड़े पैमाने पर खोज हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा हमें कांसे की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, इसलिए इतिहास के इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे पहले भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग ने क्या जाना, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम जाने, उसको ये नाम क्यों दिए गए ये जाना, ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी पूरी तरीके से। अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी जब सभ्यता बनी थी, क्या उस समय कोई अन्य सभ्यता भी भारत के आसपास के क्षेत्र में विद्यमान थी, अगर विद्यमान थी वो कौन सी थी, उनकी और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी, इनका डिस्कशन करेंगे। सिंधु घाटी की जब सभ्यताएं आई थी उस समय मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता थी,
एक मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाए, और एक सभ्यता और थी जो थी चीन की हुआंग वैली के पास, हुआंग वैली के पास जो सभ्यता थी चीन की थी। लेकिन चीन की जो हुआंग वैली वाली सभ्यता थी उसका संबंध इन तीनों सभ्यताओं से नहीं था, वो अलग थलग पड़ी हुई थी। इसलिए हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में इन दो सभ्यताओं को विशेष तौर पर पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से तुलना करते हुए। ओके, जैसा कि अभी आप मैप में देख पाएंगे कि ये जो है मिस्र की सभ्यता है नील नदी वाली, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है टिग्रिस इजिप्ट वाली, और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है इंडस वैली, और ये चाइना हुआंग वैली वाली। और लेकिन चाइना की जो सभ्यता थी इसका पूरा पूरा यहाँ से कटा हुआ हिस्सा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार यहाँ से मेसोपोटामिया से स्थल मार्ग और यहाँ से जल मार्ग के द्वारा हुआ करता था। साथ ही हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मिस्र से इस वाले मार्ग से हुआ करता था। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इन लोगों को आपस में जानकारी थी कि यहाँ पे भी और भी सभ्यता हैं, ठीक है, लेकिन चाइना की सभ्यता का संबंध इससे नहीं था। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की, इसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, चित्रात्मक साक्ष्य भी मिले, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, तो स्पष्ट जानकारी का अभाव है। लेकिन इस पर जानकारी का अभाव, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास एक विधि होती है जो रेडियो कार्बन विधि कहलाती है। इसके द्वारा हम काल निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इससे एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता चलती, लेकिन एक अनुमान पता चल जाता है कि वो कितने समय की है। किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या है, प्राग स्थलों का अभी तक पूर्णतः उत्खनन नहीं हुआ है। लेकिन इस विधि को भी करने में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अभी तक स्थान हमको प्राप्त हुए हैं उसका पूरी तरीके से उत्खनन नहीं हो पाया। इस प्रसंग में लंबवत खुदाई करना एक प्रमुख समस्या बनी है, लंबवत खुदाई नहीं हो पाई है। साथ ही क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान वहां मानवीय बस्तियां मौजूद हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल हैं, जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे जो वहां पे स्थल है वहां पे अभी लोग बस्तियां बसा के रह रहे हैं, उनको विस्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी शोध कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इससे अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि निर्धारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, किंतु यह स्पष्ट है कि आपसे अभी अंतिम नहीं है, नीचे खुदाई होनी बाकी है। मतलब कि अभी हमको और प्रमाण मिलेंगे तो उसके कार्यक्रम को और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, परंतु अभी हम लोग एक एवरेज लेके चलेंगे कि इसका कार्यक्रम क्या है, तो लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है, ठीक है। और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार, रेडियो कार्बन विधि क्या होती है, इसमें मैं आपको यही बताऊं, कार्बन 14 जो होता है ये वायुमंडल में विद्यमान होता है। जब कोई पत्थर होता है, उसमें कोई पत्थर है उसमें नाइट्रोजन के तत्व होते हैं, जब वो सूर्य के प्रकाश से आता है तो वो कार्बन 14 बदल जाता है, और अगर वो पत्थर सूर्य के प्रकाश में रहता है तो वो कार्बन 14 रहता है, लेकिन जब उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो वो धीमे धीमे क्षय होने लगता है। जब कोई पत्थर किसी मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है या बहुत गहरी स्थान पर चला जाता है तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है और धीमे धीमे उसका क्षय होता है और रेडियो तत्व विखंडित होते हैं, जिससे उसका काल धीमे धीमे करके आधा होता जाता है, और हर समय में वो आधा होता जाता है। इससे एक एवरेज निकाला जाता है और हमको पता चलता है कि वो किस काल का है। और रेडियो काल विधि से हमको पता चला हुआ है कि 2350 1750 ईसा पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, मतलब आज से 4 से 4500 वर्ष साल पहले की बात है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में 3 मत दिए गए हैं। एक मेसोपोटामियाई सभ्यता का मत है, एक ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का मत है, और एक भारत की सोती सभ्यता का मत है। मतलब ये मत क्या है कि इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। एक दूसरे लोग हैं देसी मत है जिनका कहना है कि ईरानी बलूचिस्तानी की जो सभ्यता उसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। और एक तीसरा मत है भारत की सोती सभ्यता। इससे ये देसी मत इसका मानना कि भारत की जो ग्रामीण संस्था राजस्थान वाले क्षेत्र में है सोती सभ्यता, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों मतों को जानेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। अगर बात करें मेसोपोटामिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा इतिहासकार क्यों कह रहे होंगे, तो इसका हम लोग जानेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। सबसे पहली बात तो यह एक विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसो सभ्यता का ही विकसित रूप है। इन लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता का ही विकसित रूप है, मतलब मेसोपोटामिक जो सभ्यता थी उसका ही विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता है। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहास के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। विसरणवादी सिद्धांत क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हुए जाना, मतलब जैसे धूप बत्ती है, धूप बत्ती से अगर जलाएंगे उसका धुआं जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में सब दिशाओं में फैलता है,
वो विसरणवादी सिद्धांत होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की बात ये लोग कर रहे हैं। विसरणवादी सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक सभ्यता का अपने मूल स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण अथवा स्थानांतरण से विकसित होना। मतलब मूल स्थान पर विकसित ना होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की मूल स्थान पर विकसित ना होकर धीमे धीमे आपस में जुड़ते हुए सिंधु घाटी के क्षेत्र में जाकर वहां पर विकसित हुई है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर डी कौसाम्बी और एच डी संकालिया हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 24 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग 1400 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए होंगे और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ एक नवीन सभ्यता का विकास किया जो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। मतलब इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि मेसोपोटामिया के जो लक्षण है, गुण है, समानता है, वही सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलती हैं। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है। और कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन भी करेंगे। तो हम लोग आगे जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। जो इतिहासकार इनकी मेसोपोटामिया सभ्यता से तुलना करे उसका आधार क्या है, तो पक्की ईंटों का प्रयोग। दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। दोनों को लिपि का ज्ञान था। कांसे का प्रयोग दोनों में किया गया है। मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग दोनों में किया गया है। कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था दोनों की है। बैल के आकृतिक मोहरे इत्यादि कुछ ऐसे तत्व दोनों सभ्यताओं में समान मिलते हैं। मतलब ये सारे गुण मिलने के आधार पर इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है। किंतु यह विचारधारा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मेसोपोटामिक सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। अगर कुछ समानताएं हैं दोनों में तो कुछ असमानताएं भी हैं। हमने समानताओं को देखा, जैसे पक्की ईंटें, माप, बैल वाला जो चित्र था, मोहरी थी, उसको मिला हुआ है, पक्की सड़कें हैं, ये सारे गुण मिलते हैं। तो कुछ असमानताएं मिलती हैं। असमानताएं क्या है कि पहला बात तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता जो मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में लगभग 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत एवं अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र की इन दोनों सभ्यताओं को मिला भी दिया जाए तो उसके 12 गुना क्षेत्रफल बराबर सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक छोटी जगह से के लोग आकर दूसरी जगह पे अपने से 12 गुना ज्यादा विशाल क्षेत्रफल पे सभ्यता का विकास करेंगे? ये बात तो नामुमकिन सी प्रतीत होती है। अतः एक अपेक्षाकृत क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव प्रतीत होता है। हालांकि दोनों सभ्यताओं को समानता बस मौजूद, किंतु इन समानताओं प्रमुख इन सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार था। मतलब कुछ इतिहासकार जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो उनका कारण क्या? उनका कहना है कि आपसी में जो समानता मिलती हैं वो एक व्यापार की वजह से है, ना कि ये कि वहां के लोग यहाँ पे सभ्यता का विकास किया। जैसे अगर बात करें, आज अमेरिका में पिज्जा बर्गर सब बनता है, वो भारत में भी बनता है। भारत से अमेरिका से भारत में आया है पिज्जा बर्गर। अगर 2000 साल बाद इस यहाँ के स्थलों खुदाई की जाए, यहाँ के लोग इतिहासकार पता चलेगा कि यहाँ के लोग पिज्जा बर्गर खाते, तो क्या यह कहा जा सकता है कि अमेरिका से भारत की खोज हुई है, अमेरिका से ही भारत के विकास हुआ है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यापार भी कोई चीज होती है। व्यापार की वजह से एक दूसरे का आदान प्रदान वस्तुओं का हुआ होगा। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे तथा भुगतान संबंध भारत के पक्ष में था। मतलब जो हमें साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिक सभ्यता से था और वो व्यापारिक था। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। और भुगतान संतुलन भारत में, भुगतान संतुलन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि एक देश जैसे भारत आज 100 रुपए की चीज चाइना को बेचता है, चाइना 1000 चीज भारत को बेचता है, तो हमें 900 का लॉस हो रहा है। तो ये भारत का भुगतान संतुलन जो भारत के पक्ष में ना होगा विपक्ष में है। लेकिन उस समय अगर भारत 100 रुपए की चीज मेसोपोटामिया को देता था और वहां से 10 रुपए की चीज भारत में आती थी, तो ये भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था, भारत को फायदा होता था। अतः वस्तुओं के आदान प्रदान के इस क्रम में स्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं में सामाजिक और सांस्कृतिक एवं तत्वों का एवं विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ होगा। इन्हीं व्यापार की वजह से एक दूसरे की सामाजिक जो गुण थे, व्यापारिक गुण थे, सांस्कृतिक गुण थे, ये एक दूसरे में ट्रांसफर हुए होंगे, एक दूसरे से दूसरे स्थान में पहुंचे होंगे, ना कि ये कि वहां के लोग आके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किए। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर भी देखेंगे।
कि इन दोनों सभ्यताओं में मुख्यतः अंतर क्या क्या विद्यमान था। किंतु दोनों सभ्यता में कुछ मौलिक अंतर विद्यमान है। पहला, ये एक पूर्णतः नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये पूरी तरह से नगरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां उच्च स्तरीय नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता एक अर्धनगरी सभ्यता थी, जहां नगरों के साथ साथ ग्राम भी मिलते हैं। मतलब मेसोपोटामिया में नगर भी हैं और ग्राम भी मिलते हैं, गांव भी मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ नगर मिलते हैं। अगर मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किए होते तो वो लोग यहाँ पे भी गांव पहले बनाते, फिर नगर बनाते, आधा नगर आधा गांव रखते, पूरा पूरा नगर न बनाते। लेकिन ऐसा कुछ भी समानता नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे समकोण पर काटती हैं, जबकि मेसोपोटामिया सड़कें अव्यवस्थित रूप में मिलती हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो हैं सब आके एक दूसरे के समकोण पर मिल जाती हैं, जबकि मेसोपोटामिया में एक अव्यवस्थित ढंग में थी, कहीं से भी कोई भी सड़क निकल रही, कहीं भी कोई सड़क जा रही है। तो ये सब असमानताएं हमको देखने को मिलती हैं। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली विद्यमान नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल को निकालने की एक सुनियोजित व्यवस्था थी, जबकि मेसोपोटामिया में इस व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाट माप तौल में एकरूपता थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस संबंध में एकरूपता नहीं थी। मतलब माप तौल की जो चीजें थी उसमें एक समानता थी सिंधु घाटी सभ्यता, और मेसोपोटामिया सभ्यता में इस तरह की कोई भी समानता नहीं थी। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्राओं में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, मतलब सिंधु घाटी की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, वहां पे चित्रों के द्वारा मुद्राओं के ऊपर अंकित किया गया। मुद्रा जो हमको मोहरे मिलती है उसमें चित्र बने हुए हैं, जबकि मेसोपोटामिया में कील नुमा बने हुए हैं, वहां चित्रों की जगह कीले बनी हुई हैं। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता वर्गाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं, जबकि मेसोपोटामिया मुख्यतः वर्गाकार नहीं होती हैं। मतलब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें मिली है वो वर्गाकार है, और मेसोपोटामिया जो मोहरें मिली वो वर्गाकार नहीं है। ये भी एक अंतर है। तो इस आधार पर कहते हैं कि समानता नहीं है, उससे उसका उद्भव नहीं हुआ है। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं लिपि मुद्राओं में भी व्यापक अंतर है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। सबसे मेन बात, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ होता तो मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आके अगर विकास किए होते तो वो यहाँ पे भी मंदिर बनाते, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं। मेसोपोटामिया पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पुरोहितों के शासन के स्तर जानकारी नहीं मिलती। मतलब मेसोपोटामिया में जो शासक वर्ग था वो पुरोहित है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ऐसे कोई भी प्रमाण या जानकारी नहीं मिलती है। सभ्यता के पुरोहित वर्ग के शासन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मेसोपोटामियाई समाज जो था पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु सभ्यता का ऐसा मात्र सत्तात्मक समाज था। मतलब वो वहां पे पितृवंशी था सिंधु घाट मेसोपोटामियाई सभ्यता का, और सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र सत्तात्मक था। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ था, तथा दोनों सभ्यताओं में व्यापार के क्रम कुछ विशेषताओं का अवश्य आदान प्रदान हुआ होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उससे उद्भव हुआ। व्यापार से एक दूसरे में ट्रांसफर कुछ चीजें हुई हैं, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया। मेसोपोटामिया से सभ्यता से उद्भव का जो मत था, हमने उसको मत को जाना, उसका विरोध किया और उसका फिर खंडन किया। यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरे मत जानेंगे, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। यह विचारधारा क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्रमिक विकासवादी सिद्धांत क्या होता है कि धीमे धीमे क्रम से बढ़ते हुए, पहले गांव, फिर अर्धनगरी, फिर नगरी, इस तरह का जो होता है उसको क्रमिक विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसका तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से स्वतः विकसित हुई थी। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फियरसवी तथा रोमिला थापर हैं। इनका मानना है कि ईरानी बलूची संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उद्भव विकास होगा। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके हम लोग कारण जानेंगे, फिर इसका समानता देखेंगे, असमानता देखेंगे, फिर इसका इस बात का भी हम लोग खंडन करेंगे। वस्तुतः पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में नाल, कुल्ली और आमरी जैसे स्थलों की खोज हुई है। यह हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल थे। मतलब इन लोगों को पाकिस्तान में जो नाल का क्षेत्र है, कुल्ली, आमरी जैसे स्थल मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से उसके पहले के ये जो स्थल है ये ग्रामीण थे। तो इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरी सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती है, बल्कि ग्रामीण से अर्धनगरी तथा अर्धनगरी से नगरी के रूप में विकसित होती है। मतलब इनका कहना है कि कोई भी सभ्यता जो कि पहले सीधे नगर नहीं बनता है, सबसे पहले गांव बनेगा, गांव के बाद अर्धनगर बनेगा, अर्धनगर के बाद वो नगर बनेंगे।
बात इनके कहने से सही नहीं कि हम लोग इस बात का भी करेंगे। हड़प्पा के इन ग्रामीण स्थलों में पहले उत्पादन में वृद्धि हुई, सबसे पहले उत्पादन बढ़ा होगा, ठीक है। उत्पादन वृद्धि से कार्य विशिष्टीकरण अथवा श्रम विभाजन जैसी व्यवस्था विकास होगा। जब उत्पादन बढ़ गया होगा तो कार्य विशिष्टीकरण आने लगा होगा कि बढ़ई जो कार्य कर रहा है, वो एक आदमी जो बढ़ई का काम कर रहा है वो कार्य सिर्फ वो वही करेगा, और उससे अच्छा अगर वो कार्य रेगुलर वही कर रहा है तो वो उसमें दक्ष हो चुका होगा। जैसे आज के समय में अगर कोई लोहार है तो लोहार का काम अगर वो कर रहा है तो कोई दूसरा कार्य नहीं कर तो वो उसमें परफेक्ट होता है। उसे कार्य विशिष्टीकरण आ गया होगा, कार्य विशिष्टीकरण होने से कार्य की दक्षता बढ़ी होगी, और जब कार्य विशिष्टीकरण आ गया होगा तो कार्य और अच्छा कर रहा होगा, जिससे पुनः और अधिक उत्पादन मार्ग प्रशस्त हुआ होगा। जब कार्य विशिष्टीकरण आ गया, कार्य अच्छे से करने लगा तो उत्पादन और ज्यादा पहले से और ज्यादा बढ़ने लगा। उत्पादन वृद्धि से कर जैसी व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्षमता का विकास हुआ। जब उत्पादन में वृद्धि हो गई तो कर जैसी व्यवस्था आ गई, फिर प्रशासनिक क्षमता का भी विकास होने लगा कि कर को इकट्ठा करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता महसूस होने लगी। फलस्वरूप धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र जो था अर्थनगर में बदल गया, फिर अर्थनगर से नगरों में विकसित हो गया। फिर कालांतर में क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा इन संस्कृतियों में आपसी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का आदान प्रदान हुआ। ये इनका कहना है, ठीक है। हमने दो सभ्यता दो मतों को जान लिया है, एक मेसोपोटामियाई मत, एक बलूचिस्तानी वाला। मेसोपोटामियाई वाला क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पे आए, उनसे विकास हुआ, जबकि जो बलूचिस्तानी वाली उनका कहना है कि पहले गांव बना होगा, गांव में उन्होंने उत्पादन अच्छा करने लगे, जिससे कार्य विशिष्टीकरण आ गया, कार्य विशिष्टीकरण आने के बाद वो उसमें उत्पादन और ज्यादा बढ़ गया, जिससे कर जैसी व्यवस्था का प्रचलन हुआ, प्रशासन जैसी व्यवस्था आई, और फिर धीरे धीरे अर्धनगर से नगरीय व्यवस्था बनने लगी, और फिर धीमे धीमे व्यापार होने लगा और वो मेसोपोटामिया से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने लगे। इनका तक कहना था। अब हम लोग तीसरे को जानेंगे, सोथी सभ्यता। इनका क्या कहना है? अमलानंद घोष तथा डीपी अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सोथी सभ्यता का ही विकसित रूप है। इनका कहना है कि राजस्थान की जो सोथी सभ्यता है इसका ही विकसित रूप सिंधु घाटी की सभ्यता है। सोथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 में राजस्थान में की गई थी। सोथी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चलकर इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु सभ्यता के रूप में हुआ। इस सभ्यता के लोगों का कहना है कि सोथी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और यही सभ्यता आगे जाकर इसका विकास होता और ये सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में विद्यमान होती है। सोथी सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता दोनों से प्राप्त कुछ मृत भांडों पर पीपल के पत्ते के चिन्ह मिले। सोथी सभ्यता जो थी और सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उनके जो मृत भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, उन मिट्टी के बर्तनों से पीपल के पत्ता था उसके चिन्ह मिले हैं। बर्तनों में समानता तथा रस्सी के प्रमाण जैसे कुछ एक समान साक्ष्यों के आधार पर तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण सोथी सभ्यता से हुआ। ये इस आधार पर देते हैं कि कुछ समानताएं सोथी सभ्यता की जो थी वो ही सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, इसलिए उसका विकास सोथी सभ्यता से हुआ है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारत की मौलिक सभ्यता थी, जिसके उद्भव विकास का प्रमुख एक बिंदु व्यापार था। मतलब हम लोग इस बात को मानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मौलिक सभ्यता थी। हाँ, कुछ जो समानताएं एक दूसरे में आई हैं वो उसका प्रमुख केंद्र ये नहीं था कि वहां के लोग यहाँ पे आके विस्थापित होकर आए और यहाँ पे उस कार्य को करने लगे। इसका प्रमुख केंद्र बिंदु व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। कालांतर में सभ्यता के मेसोपोटामियाई तथा मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा इसका में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मैप में कि किस रास्ते से मेसोपोटामिया से संपर्क क्या हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का और कैसे मिस्र से, और एक दूसरे व्यापारिक संबंध स्थापित हुए जिससे सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं जो थी एक दूसरे में आदान प्रदान होती गई और इसके संबंध होते गए। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहां तक फैली हुई है, इसके विकास के 3 मत दिए गए थे, वो मतों को हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक है। कालक्रम अभी हम लोग जानेंगे विस्तार कहां तक है। अफगानिस्तान में भी है इसका कुछ स्थल मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं और भारत में भी मिलते हैं। तो अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिलते हैं, मुंडी गाक और सोर्टगुई, और पाकिस्तान से लगभग 500 स्थल मिलते हैं और भारत से लगभग 1000 के आसपास स्थल मिलते हैं। मतलब 1502 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मेन। ठीक है, पाकिस्तान से कहां से मिलते हैं? तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के जो प्रांत है वहां से स्थल मिलते हैं, सिंध प्रांत के क्षेत्र से मिलते हैं, पंजाब प्रांत से मिलता है।
पाकिस्तान में प्रांत जो होता है उसको राज्य कहा जाता है, मतलब राज्य जो है वो प्रांत कहा जाता है, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कहां कहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल प्राप्त हुए, तो हमें जम्मू कश्मीर से मिला है, पंजाब से मिला है, हरियाणा से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है, गुजरात से कुछ स्थल मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं और महाराष्ट्र से मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थल कौन से होते हैं, जिसमें से 7 नगरीय स्थल हैं और अन्य प्रमुख स्थल हैं। हम लोग सबसे पहले 7 नगरीय स्थलों को जानेंगे। 7 नगरीय स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला तो हड़प्पा है, क्योंकि सबसे पहले खोजा जाने वाला। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में लोथल, भारत के गुजरात में पड़ेगा। धौलावीरा भारत में कालीबंगा हरियाणा के पास पड़ता है। चंदूदड़ो और बनवाली या बनावली, ये स्थल जो ये सबसे जरूरी है, ये प्रमुख स्थल है। उसके अलावा कुछ अन्य स्थल भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे, एक एक स्थलों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबकी विशेषताएं जानेंगे कि वहां से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम जानेंगे जो 7 नगर उनकी कुछ समान विशेषताएं हैं। समान विशेषताएं क्या है कि सभी नगर 2 भागों में व्यक्त होते हैं, मतलब जो नगर है, मान लीजिए ये नगर है, ये 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिम का भाग और एक पूर्व का भाग। पश्चिम के भाग जो था उसको दुर्ग टीला कहा जाता था, और जो पूर्व वाला भाग था उसको ये वाला जो भाग था उसको नगर की संज्ञा दी जाती थी। पश्चिम भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग तथा सामान्य जनता। लेकिन ये वाला जो भाग था यहाँ पे सिर्फ पुरोहित वर्ग रहा करता था, और ये वाले भाग में कौन रहता था, सामान्य जनता, प्रशासनिक वर्ग, जो व्यापारी वर्ग थे, ये लोग रहते थे। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि समाज में वर्ग विभाजन मौजूद था, किंतु वह संपत्ति या पद के हिसाब से था, ना कि जाति या धर्म के हिसाब से। दुर्ग छोटे आकार का, जबकि नगर क्या था, अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता था। दुर्ग छोटे आकार के बनाए जाते थे, जबकि नगर जो होते थे अपेक्षाकृत बड़े आकार के बनाए जाते हैं। छोटे आकार के इसलिए बनाए क्योंकि वहां पुरोहित वर्ग रहता है, कम लोग रहते हैं, और नगर जो होते हैं बड़े आकार के इसलिए वहां पे पूरी जनता रहती थी, प्रशासनिक कार्य वाले लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, ये सारे नगर में रहते थे। पश्चिमी भाग जो था अधिक ऊंचाई पर स्थित था, ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज को विशेषाधिकार प्राप्त या वह सुरक्षित रह सके। जो पश्चिम का भाग था वो ऊंचाई बनाया जाता है। ऊंचाई पे क्यों बनाएंगे, क्योंकि भाई वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, उनकी सेफ्टी होना बहुत जरूरी है, इससे वो उनको ऊंचाई बनाते हैं, जिससे कोई बाढ़ या प्राकृतिक आपदा है जिससे वो सुरक्षित रह सके। दुर्ग की 4 दीवारी होती थी, मतलब जो दुर्ग बनाया गया था पश्चिमी स्थान पर, उसको चारों, ये जैसे ये दुर्ग आपको दिखाता, जैसे ये दुर्ग बना है, इसकी चारों तरफ दीवार बना दी जाती थी, ताकि सुरक्षा घेरा एक तरीके से बना दिया जाता है, जबकि नगर की तरफ कोई सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। 4 दीवारी का जो बाहरी भाग था वो पक्की ईंटों से बनता था, और आंतरिक भाग जो था कच्ची ईंटों से बनता था। जो बाहर का भाग बनाते थे ये लोग 4 दीवारी का, वो पक्की ईंटों से बनाते, और अंदर वाला जो बनाते वो कच्ची ईंटों से बनाते थे। नगर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए आपको ये वाले डायग्राम में देखने में समझ में आ जाएगा, ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ देखिए ये एक पतली लाइन ये देखिए बनी हुई है, ये ही 4 दीवारी बनाई गई है। बाहरी तरफ जो कि पक्की ईंटें बनाएंगे, और अंदर की तरफ कच्ची ईंटों को बनाया जाएगा। और ये जो नगर है, नगर के पास आपको कोई भी किसी भी तरह की सुरक्षा प्राचीर या दीवार नहीं होती है, इसी को पूरी टीला कहते हैं। यहाँ पे नगर में कौन रहते हैं, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, आम जनता लोग जो थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे प्रशासनिक जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, आपका राजपुरोहित वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन कुछ जगह इसके अपवाद भी आपको मिलेंगे। अपवाद एक, अपवाद क्या है, दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साथ लोथल, कहां पे, लोथल और सुरकोटदा, मतलब लोथल और सुरकोटदा में दुर्ग जो था, ये दुर्ग और ये नगर, भाई अब बाकी सब जगह क्या दुर्ग किसी भी एक दीवार थी, नगर की कोई नहीं थी। लेकिन याले में क्या है कि याले में क्या था, लोथल और सुरकोटदा में, याले में क्या था, सुरकोटदा और लोथल में, यहाँ पे जो सुरक्षा की दीवार थी, ये दुर्ग और नगर दोनों को मिला के बनी हुई थी। अर्थात लोथल और सुरकोटदा में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला एक ही संयुक्त रक्षा दीवार, ये पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला, और दोनों ये संयुक्त दीवार में आते थे। ये देखिए, ये पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला है, और ये पूर्वी टीला है, और इन दोनों को देखिए सुरक्षा दीवार जो है पूरी की पूरी आपको एक साथ आपको मिलेगी, ना कि अलग अलग मिलेगी। ये आपको कहां मिलता है, लोथल और सुरकोटदा में मिलता है। इसके बाद अपवाद आपको 2 मिलेगा, क्या, चनुदड़ों में दोनों टीलों में किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार या 4 दीवारी नहीं। चनुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे जो पश्चिमी टीला है
और इधर जो पूर्वी टीला है, किसी में भी कोई भी सुरक्षा की दीवार नहीं है, न पश्चिम में और न ही पूर्व में, अर्थात दुर्ग, टीला और नगर क्षेत्र बिना चार दीवारी के हैं, इनमें कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। ये देखिए, ये दुर्ग वाला है, ये नगर वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी प्राचीन या सुरक्षा दीवार आपको नहीं मिलेगी। तीसरे के बाद के धौलावीरा में, धौलावीरा में क्या हुआ, तीन टीले मिले हैं, मतलब क्या, एक पश्चिमी एक पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी के मध्य में एक और टीला मिला है जिसे मध्यमा का नाम दिया गया। ठीक है, ये देखिए पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले के मध्य में मध्यमा, ये दुर्ग हो गया, ये नगर हो गया, ये मध्यमा हो गया। इसका डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये दुर्ग टीला या गढ़ी टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला है, और ये नगर टीला है जो पूर्वी टीला है, और ये मध्यमा में एक आपको मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, चंद्रदड़ों में। आपको देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको क्या करता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको एक मिलेगा दुर्ग, पश्चिम में दुर्ग, दूसरे टीला मिलेगा। ठीक है, आपको एक सिचुएशन ये मिलेगी कि सिर्फ दुर्ग में रक्षा दीवार होगी, नगर में नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन आपको ये मिलेगी कि दुर्ग और नगर दोनों में रक्षा दीवार होगी। तीसरी सिचुएशन ये मिलेगी न दुर्ग में और न नगर में रक्षा दीवार होगी, खाली होगा। वो कहाँ पे, चंद्रदड़ों में है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग एक एक स्थलों को जानेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, याद करना पड़ सकता है, मेहनत यहाँ पे आपको ज्यादा करनी होगी। समझाने वाली जो चीजें थी वो पहले की हो चुकी, अब यहाँ से सिर्फ आपको याद करना है, नोट्स बना के इसको रटना है। थोड़ा रटने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। रटने का मतलब ये नहीं कि आपने समझा नहीं है और सिर्फ रटे जा रहे, उससे नहीं होगा। आपको 7 से 8 बार इसको पढ़ना होगा। रटने का मतलब होता है कि आपकी जबान पे वो चीजें याद हो जाएं। जब भी आपसे कोई हड़प्पा के बारे में पूछे, हड़प्पा की 5 से 6 चीजें आपको रटी होनी चाहिए, वो बता सको, आप पेपर में आए इलिमिनेशन मेथड लगा के आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम शहर देखेंगे हड़प्पा का। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। साथ में इसका उत्खनन किसने प्रारंभ किया, माधोसूर वर्ष और व्हीलर ने किया था। हड़प्पा कहाँ पे, तो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी का एक जिला पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको बताओ, रावी नदी के बाएं तट पे। मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम क्या है, तो साहिवाल इसका वर्तमान नाम है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। अभी जो हम लोग ने दुर्ग पर टीला पड़ा है, उसके पश्चिम में जो दुर्ग बना हुआ है, हड़प्पा में जो मिला है, उसको माउंट व्हीलर ने क्या किया, माउंट एबी की संज्ञा दे दिया है। हड़प्पा में 6-6 की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। मतलब हड़प्पा से हमें अन्नागार, अन्नागार मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज। आज के जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना जो माल जो होता अनाज होता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखती हैं, उसी तरह से हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियों में 12 कमरे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा में उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में होता है, जिसको वो स्टोर कर सकते थे। या अन्नागार नदी के निकट था तथा अन्नागारों के मुंह नदी की ओर खुलते थे, जिससे जलमार्ग से अनाज का व्यापार करते थे। अब यह अन्नागार का जो मुंह था वो नदी के पास था। नदी के पास होने से क्या था कि यहाँ से ये अपना सामान जो था निर्यात कर सकते थे दूसरे देशों, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, इन सब जगह यहाँ से व्यापार करते थे हड़प्पा के लोग। पश्चिम टीले में मजदूर आवास मिले जिसमें श्रमिक रहते थे। जैसा भी अभी हमने आपको बताया, पश्चिमी टीला जो जिसको नगर संज्ञा दी है, वहां पे मजदूर लोग रहते थे और श्रमिक लोग रहते थे। 18 वृत्ता का चबूतरे मिले हैं, गेहूं एवं जौ के दाने के साथ मिले हैं। मतलब हड़प्पा की अगर मुख्य फसल कोई पूछे तो क्या है, तो गेहूं एवं जौ है। श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे। एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसे R37 नाम दिया गया था। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी समझने में आपको दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके। इसमें आपको देखिए क्या क्या याद रखना है, एक अन्नागार याद रखना है, पहली बात तो आपको गेहूं के जौ के दाने याद रखने हैं, अनाज वाला याद रखना है, दुर्ग वाला याद रखना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही मातृ देवी की मृत मूर्तियां, मतलब मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य, लिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक, उसको लिंग कहा जाता है। लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। जलू ही ईंटों के आवास तथा जल निकासी प्रमाण मिले हैं, मतलब यहाँ से जल निकासी का प्रमाण, जल बहुत अच्छी व्यवस्था में था, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। लाल बलुआ पत्थर से मनुष्य के सही की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक लाल कलर बलुआ पत्थर की लाल कलर की मूर्ति मिली कि जिसका सिर्फ धड़ है, उसका कोई सर नहीं है। ठीक है, उसकी एक मूर्ति यहाँ से मिलती है हम लोग को। साथ ही अभिलेख वाली मोहरें सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं, मतलब यहाँ से जो मोहरें मिली उसमें अभिलेख है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उस तरह की मोहरें सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा से मिलती हैं। तांबे की इक्का गाड़ी हमें मिलती है। इक्का गाड़ी मतलब खिलौना वाली गाड़ी एक है, तो उसको इक्का गाड़ी कहा गया। तांबे की एक गाड़ी में हमको यहाँ से प्राप्त होती है।
यहाँ से पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिलती है। एक दाढ़ी वाले बाबा आपको मिलेंगे जिनको पुजारी कहते हैं। देखने में पुजारी, देखने में इतिहास को पुजारी लग रहे हैं, लेकिन मुझे देखने में बिल्कुल भी वो पुजारी नहीं लगते हैं। क्या पता वो पुजारी हैं भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो है नहीं। ये तो हम लोग ने कह दिया कि वो पुजारी हैं। एक बर्तन में मछुआरे का चित्र मिला है, संग का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र हमको मिलता है। अब दूसरा शहर हम लोग मोहनजोदड़ो जानेंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। कहाँ पे है ये? तो पाकिस्तान पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अन्य नाम क्या? प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा और स्तूप टीला, जिसके अन्य नाम है। ये पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो हमने जो दो स्थल देखे, हड़प्पा मोहन, ये दोनों पाकिस्तान में है। अब यहाँ से हमें क्या मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, सर्दी बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसका अभी आपको इमेज दिखाऊंगा मैं। कासे की मूर्ति मिली है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की। ये जो देखें, ये मैडम जो खड़ी है ना, ये एक नर्तकी है। ये पता नहीं कहाँ से आपको नर्तकी दिख रही हैं। आजकल तो महिलाएं इस तरह के पोस्ट देती हैं, तो क्या वो सब नर्तकी हो गई? नहीं हो गई, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि एक नर्तकी की मूर्ति, तो हम लोग भी ये मान के चलते हैं कि एक नर्तकी की मूर्ति है। ये देखिए, ये एक विशाल स्नानागार है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार हमको हड़प्पा से मिला, और स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। यहाँ देखिए, यहाँ से बाकायदा नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी। और ये जो साइड में देखिए, ये जो बने हुए ना, यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए बना हुआ है। कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, देख रहे हैं आप। आज से 4 से 4,500 साल पहले इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि आज के समय में अचंभा, आश्चर्य प्रतीत होता है। ये हैं दाढ़ी वाले बाबा, देखिए ये दाढ़ी वाले बाबा है, साधु महाराज। ये पता नहीं कहाँ साधु महाराज दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखने के लिए इसे स्टोरी बनानी पड़ती, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ से मोहनजोदड़ो मिली है। पशुपति महादेव की मोहर मिली है, एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है, यही है साधु वाले बाबा। सूती कपड़े के साथ मिले हैं, सूती कपड़े के साथ में, तो इससे पता चलता है कि इनको कपास का ज्ञान था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और गढ़डीवाल या पाकिस्तान के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल है। गले हुए तांबे का ढेर भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। एक विशाल सभा भवन मिला है, मतलब एक विशाल कमरा इतिहासकारों को उत्खनन के दौरान जब मिला है, तो वहां पे बैठने की काफी बड़ी व्यवस्था थी, तो इतिहासकारों ने उसको एक सभा भवन कह दिया है। तो ये एक सभा भवन मिला है। पुरोहित आवास और महाविद्यालय प्रमाण मिले। अब पता नहीं वहां पे महाविद्यालय था अथवा नहीं था, लेकिन इतिहासकारों को एक जगह मिली जहाँ बहुत बड़े कमरे थे, वहां पे घर बने हुए, कमरे में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, और वहां पे कुछ ऐसी सामग्री मिली जिससे इतिहासकारों ने इसको महाविद्यालय कह दिया। महान स्नानागार के प्रमाण मिले, जैसा मैंने आपको दिखाया। जॉर्ज मार्शल जो थे, उन्हें विशाल स्नानागार को तत्कालीन इसका सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। हर एक घर में कुएं तथा स्नानागार के साथ थे। मतलब आपको मोहनजोदड़ो में जितने भी घर थे, सब घर में पर्सनल कुएं, जैसे आज के समय में ट्यूबवेल सबके घर में लगा हुआ है, समरसेबिल लगा हुआ है, वैसे सब उस समय सबके घर में कुएं थे और स्नानागार थे। सड़क को पक्का करने के एक मार्ग साक्ष्य है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की मैक्सिमम सड़कें कच्ची थी, लेकिन साफ सफाई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो पक्की थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत संरचना अन्नागार है। अन्नागार नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे कर दीजिएगा स्नानागार, गलत टाइप हो गया ये। चिमनी के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के दांत के अवशेष मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं हमको। सर्वाधिक मात्रा में मोहरें हमको मोहनजोदड़ो में, और वाले अभिलेख वाली मोहरें जो कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। जब वर्गाकार था, सेल खड़ी से बनी हुई थी, मतलब जो मोहरी थी वो वर्गाकार थी, और सेल खड़ी क्या था? एक पत्थर है सेल खड़े, उससे मोहरें बनाई जाती। 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य मिला है। मतलब वहां मोहनजोदड़ो में एक सड़क मिली जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसको इतिहासकारों ने राजमार्ग का नाम दे दिया है। अब हम लोग एक अन्य शहर, तीसरे शहर लोथल की बात करते हैं। इसकी खोज रघुनाथ राव ने की थी। ये कहाँ पे? तो गुजरात के खंबात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक है, एक सेकेंड आप, 1 मिनट, ओके ठीक। पूर्वी टीले पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन की व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिलती है। मतलब लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे ना पूर्वी टीला है ना पश्चिमी टीला है, इसमें ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मानव निर्मित बंदरगाह है ये। बाजे तथा चावल के साथ मिले हैं, यहाँ से बाजा और चावल के साथ मिले हैं।
अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं, शतरंज का खेल यहाँ से कर खेलते थे, इसकी मुझे फारस की एक मुहर मिली है जिससे पता चलता है कि फारस के इसके साथ संबंध थे। साथ ही एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, अतः इसे मूर्तों का नगर भी कहते हैं। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहती है, मूर्तों का नगर लोथल कहते हैं। युग समाधियों के साथ मिलने मतलब सती प्रथा जैसी व्यवस्था के संकेत हमको मिलते हैं कि लोथल में सती प्रथा का प्रचलन था। हाथी दांत का स्केल मिला, पैमाना मिला, आटा पीसने चक्की के साथ मिले हैं, मनका बनाने का कारखाना मिला है, रंगाई कुंड अथवा कपड़ों की रंगाई के साथ हमको लोथल मिले हैं। जो कपास के कपड़े बनाए जाते हैं उनको रंगने का कार्य लोथल में किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे रंगाई कुंड बनाए गए हुए थे। यहाँ तक आपको क्लियर है। धीमे धीमे आप जब इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे, साथ में ही इसके नोट्स बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं, क्या चीजें कहाँ मिली हैं, किससे मिली हैं, कितना फैला हुआ था, यही सब चीजें आपको याद रखनी है। डिफिकल्ट की बात नहीं है। शुरू में आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, धीमे धीमे जब आप इसको हैबिट में लाएंगे तो आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ जिससे इस पर इस सभ्यता के मिस्र की सभ्यता के साथ संबंध है। जो मम्मी मतलब जो मृतकों के मृतक शरीर होता है तो उसके ऊपर कुछ लेप लगा कर जिसको मम्मी के तौर पर रखते हैं, वो मिस्र में रखते थे, लेकिन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से भी मिला है। तो इतिहास तो इससे पता चलता है कि मिस्र के साथ भी लोथल का संबंध था। 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई जो फारस के साथ संबंध दर्शाती है। जो 2 राक्षसों वाले चित्र की मोहर मिली है वो फारस से इस्तेमाल होती है और ये लोथल से मिली है। तो हमको पता चलता है कि लोथल से संबंध भी था, लोथल से संबंध था फारस का। गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्र वाली मोहरें भी मिली हैं। एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के चित्र अंकित मिले हैं। आपने पंचतंत्र की कहानी बचपन पढ़ी होगी जिसमें कौवा होता है जिसके चोंच में एक पनीर का टुकड़ा होता है और लोमड़ी नीचे खड़ी होती है, उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कौवा अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है और जैसे वो गाना गाता है चालाक लोमड़ी अपना पनीर लेके निकल लेती है। वो कहानी कहाँ से है, तो एक बर्तन है लोथल में, वहां से हमको चालाक लोमड़ी और कौवे कहानी मिलती है। ये भी पीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे धौलावीरा। धौलावीरा जगतपति जोशी ने की थी। विस्तृत उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने किया था। कहाँ पे, तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के, और वो कहाँ पे थी, कहाँ पे थी, कच्छ की खाड़ी के अलावा फारस की वाली खाड़ी जो थी ना, उसको और क्या नाम था कच्छ की खाड़ी के अलावा, कमेंट करके आप बताएंगे इसको। मासे मानहर नदियों के मध्य स्थित था। शेरफग दक्षिण भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा, पहला हरियाणा का राखीगढ़ी है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, धौलावीरा है। धौलावीरा पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड बना है जो कि शैल स्थापत्य कला बहुत सुंदर उदाहरण है। धौलावीरा समय एक जलकुंड मिला जिससे हमें पता चलता है धौलावीरा के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल संरक्षित करने में कितने अग्रणी थे। त्रिशही नगर योजना केवल धौलावीरा में मिली है। त्रिशही नगर योजना जो थी मतलब पूर्व, पश्चिम, पूर्व और मध्य वाला, ये कहाँ से आपको मिली, धौलावीरा। पत्थर पर चमकीला पॉलिश वाला साज मिला है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले। एक भव्य इमारत स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। वहां से हमें इमारत मिली है जो बहुत ही बड़ी है, भव्य है। कालीबंगा, कालीबंगे का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियां। खोजकर्ता अमलालन घोष, बीके थापर। राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी इस समय घग्गर अलग है, घाघर अलग है, ये दोनों नदियां अलग हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, 7 हवन कुंड मिले, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई, जुते हुए खेत का साच मिला है, लकड़ी का हल मिला है, चना तथा सरसों की फसल मिली है, अलंकार ईंटों का साच मिला है। कई, अब देखिएगा आप कंफ्यूज ना होगा, अलंकृत ईंटें अभी मिलेंगी, चित्रात्मक ईंटें मिलेंगी और एक अभिलेख वाली ईंटें मिले। अभिलेख वाली हड़प्पा मिली, अलंकृत ईंटें आपको यहाँ पे मिली है। लकड़ी की पाइप मिली है, मेसोपोटामिया मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के क्षेत्र से भी संबंध था व्यापारिक तौर पर। चनुदड़ों की बात करें तो चनुदड़ों के खोज करते हैं एनजी मंजूमदार हैं। अर्नेस्ट मैकेन उत्खनन करता है। पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है चनुदड़ों। चंदनो एकमात्र ऐसा स्थल जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झोंका जाकर नामक ग्रामीण कृषि मूल सांस्कृतिक विकास का साक्ष्य मिलता है। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, समापन हो गया, पतन हो गया, तो जो चंदुदड़ों में एक ऐसा स्थल है झोंका जाकर, वहां से हमें ग्रामीण सभ्यता की उत्पत्ति की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक मनके बनाने का कारखाना है, मनके मतलब हो गया आभूषण बनाने का कारखाना मिला है। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साज मिला है। लिपस्टिक कंगे का साज भी मिला है। देखिए उस समय भी, उस जमाने में भी लिपस्टिक लेडीज स्त्रियां इस्तेमाल करती थी, तो आज का जमाना तो अलग ही है। एकमात्र ऐसा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं।
यहाँ से 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 पक्षियों का अंकन भी यहाँ से हमको प्राप्त होता है। वर्गाकार मुद्रा 2 नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तो तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही हैं, ऐसा एक हमको मिला हुआ है मुद्रा। मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का दुर्ग नहीं था चंद्रद्रोण में। बनवाली आरएस लिस्ट इसके थे, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका अभाव था। यहाँ पे जल निकासी की प्रणाली इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेषता थी। सड़कें ना तो सीधी मिलती है और ना ही दूसरे समकोण पर काटती हैं, ये इसकी एक कमी थी। ये मकान धावन पात मतलब वाश बेसिन लगा हुआ मिला है, मतलब हाथ धोने वाला जो हाथ हम लोग धोते हैं ये आपको मिलेगा यहाँ से। मिट्टी बना हल खिलौना के रूप में मिला है। जौ के दाने के साथ मिले हैं। पक्की मिट्टी से निर्मित मोहरों के साथ तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें यहाँ से मिलती है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या मिला मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने आपको ये याद करना पड़े कि क्या चीज़ें कहाँ से मिली हैं, क्योंकि इसमें समझाने वाला नहीं है। समझाने वाली जैसे चीज़ें थी आपको बताया, धावन पात्र मैंने आपको बताया, ये आपको समझाने वाली चीज़ें थी, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जौ के दाने के साथ कहाँ से मिले हैं, गेहूं और जौ के कहाँ मिले, सरसों कहाँ मिले हैं, अन्नागार कहाँ मिला है, अभिलेख वाली मोहरें कहाँ मिली हैं, चित्रित वाली मोहरें कहाँ मिली, वर्गाकार ईंटें कहाँ मिली हैं, पक्की ईंटें किधर थी कहाँ पे नहीं थी। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी होंगी, याद करने के बाद ही आपको क्लियर होगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग आगे की बात करते हैं। आज इसको कंप्लीट करना है, आप लोग साथ में बने रहिएगा। अब हम लोग राज्यों के हिसाब से देखेंगे कि जम्मू में क्या कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का। जम्मू की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मिलेगा मांडा, कहाँ पे, चिनाब नदी के तट पर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। हरियाणा की बात करें, हरियाणा का राखी गढ़ी जो है भारत में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखी गढ़ी है भारत में। हरियाणा के हिसार जिले में कुनाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। हमें चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कुनाल से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बागपत में सनौली में 125 कब्रों का साक्ष्य मिला है। 125 कब्रें कहाँ में, सनौली में। प्रत्येक सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया गया है। मतलब ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में, इसलिए उत्तर से दक्षिण दिशा में सिर्फ अपना दफनाया गया है कि हवाएं जो हैं कि दक्षिण पूर्वी चलती हैं, ऐसे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ऐसे हवाएं चलती हैं। इस तरह से इन्होंने ऐसा सोच के इसको दफनाया होगा, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। सनौली से जानवरों की हड्डियां साज मिले हैं, जिससे इस पर होता है कि सिंधु घाटी के लोग मांसाहारी थे। हमें सनौली जो थी यहाँ से हमें हड्डियों के साथ मिले हैं, जिससे हमें अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे। मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो कि यमुना की सहायक नदी। हिंडन नदी जो आज भी उत्तर प्रदेश बहती है, लेकिन यह यमुना की सहायक नदी है। इससे इस पर हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम हिस्सा यमुना नदी के तक था। मतलब हड़प्पा सभ्यता यमुना नदी तक विस्तृत थी, लेकिन इसने कभी गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में नहीं गई है। चूंकि गंगा ये नदी यमुना के पूर्व में स्थित, अतः गंगा नदी के तट तक हड़प्पा सभ्यता विस्तृत नहीं थी। गुजरात की बात करें तो सर्वाधिक स्थल जो हमें गुजरात से मिले हैं, सुदकोटरा, धौलावीरा तथा देसर गुजरात में कच्छ खाड़ी के क्षेत्र में स्थित हैं। सुरकोरम घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। लोथल तथा सुरकोर हड़प्पा के एकमात्र ऐसे जो एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए, जैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ 4 दीवारी में कौन से थे। गुजरात का सुरकोटरा तथा राजस्थान का कालीबंगा एकमात्र ऐसे स्थल है जिनका पतन भूकंप से हुआ है। मतलब सुरकोटरा और कालीबंगा, इनका पतन किससे हुआ, तो भूकंप आए हैं, ऐसे साक्ष्य मिले जिससे इनका पतन हुआ है। गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से धान की पराली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ से धान की पराली, धान मतलब पराली आपने सुना होगा, दिल्ली में वायु प्रदूषण का सर्वाधिक कारण बनती है पराली। उसको जो धान की भूसी होती है उसको जलाने पे जो धुआं होता है उसको ही पराली कहते हैं। महाराष्ट्र, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये दैमाबाद में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है ना, वहां पे स्थित है। ये दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, यहां से हम देखेंगे कि यहां से कौन कौन से स्थल मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित गंदेरी वाला है। सिंध प्रांत के कोट दीजी से एक अलंकृत, अब भारत क्या सा राखी गढ़ी है। सिंध प्रांत के कोट दीजी से एक अलंकृत खंबे के साथ मिलते हैं। अलंकृत खंबा हमको यहाँ से मिलता है। उल्लेखनीय है कि अलंकृत ईंटों के साथ भारत में कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साथ कहाँ से मिले, कालीबंगा से। और डिजाइन वाले कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले हैं, अभिलेख वाले। कोट दीजिस पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं।
सिंध प्रांत के आमरी से बारासिंगा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 11 स्थलों में से अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत के जोड़ी द्रोण से स्टेडियम के साथ मिले हैं। अब स्टेडियम है कि नहीं है इसके कैसे पता चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी जगह है, काफी हजारों लोग बैठ सकते हैं, तो इसलिए इतिहास में इसको स्टेडियम नाम दे दिया। हम लोग भी स्टेडियम मान के चलेंगे। सिंध प्रांत का अल्लादीनो नामक एक ऐसा बंदरगाह स्थल है जो अरब सागर सिंधु नदी के संगम पर स्थित है। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। अरब सागर तट पर स्थित बंदरगाही नगर बालाकोट से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाही नगर जो बालाकोट, वहां से सीप उद्योग के हमेशा सोतका गो सादिक कौर नदी के तट पर से एक बंदरगाह नगर है। कौन सा? सोतका को। ये अन्य स्थल हम जो आपको बताए नहीं थे कि 7 प्रमुख, बाकी ये अन्य स्थल है, इसको भी आपको याद रखना है। दास नदी के तट पर स्थित सुतकांगे और सिंधु साबी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अब हम देखेंगे नदी तट पर स्थित प्रमुख हड़प्पा का कौन कौन से स्थल, कौन कौन सी नदी के किनारे हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर बात करें सिंधु नदी किनारे कौन कौन से स्थल है, तो आपको ये रटे होने चाहिए क्योंकि मैचिंग के प्रश्न यहां से बनते हैं। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, चंदड़ो, आमरी, अली मुराद, अल्दीनी, कोटदीजी मिलेगा। चिनाब से मांडा मिलेगा, रावी से हड़प्पा मिलेगा, सतलज से रोपण मिलेगा, और घग्गा या सरस्वती से बनवाली, राखी गई, कुनार और कालीबंगा, ये सारे स्थल आपको मिलेंगे इन नदियों के किनारे। भोगवा नदी किनारे से लोथल मिलेगा, हिंडल नदी किनारे आलमगीरपुर मिलेगा, ताप्ती नदी किनारे मालवन मिलेगा, भादर नदी किनारे रंगपुर मिलेगा, गोदावरी के किनारे दैमाबाद मिलेगा, और दास नदी किनारे कांगेडोर मिलेगा, सादी का सोतका को मिलेगा, और किम के किनारे मेघम मिलेगा। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, यहाँ के नगरों की विशेषताएं कैसी थी, नगर कितने अच्छे, कितने सुनियोजित थे, इस बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आधे घंटे और लगेंगे, आधे घंटे के बाद आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा, तो आप बने रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर तथा भवनों का योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करना था। इस प्रकार की सुनियोजित नगर व्यवस्था अन्य समकालीन सभ्यताओं में प्राप्त नहीं थी। जिस तरह के नगर या कस्बे आपको घर, मकान, सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने मिलेंगी, ऐसी विशेषताएं कहीं भी मेसोपोटामिया, मिस्र, आसपास की किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। नगर पूर्वी तथा पश्चिमी 2 भागों में रखता है, जैसे मैंने आपको बताया, दुर्ग और टीला वाला और नगर वाला। पश्चिमी भाग दुर्ग टीला, जबकि पूर्वी भाग नगर कहा जाता था। राजकीय व्यक्तियों के रहने के कारण वर्तमान की तरह की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। पश्चिम भाग में प्रशासनिक वर्ग रहने का या अधिक ऊंचाई पर स्थिर हो ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति से सुरक्षित रह सके। यह आपको मैं बता चुका हूँ। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार की 4 दीवारी भी की जाती थी। 4 दीवारी के अंदर इसको बनाया जाता है दुर्ग को। पूर्वी भाग में सामान्य जनता का निवास था। सड़कें और नालियां क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से हुआ था। सड़कों की ग्रिड प्रणाली विद्यमान थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या होता है कि सीधी सीधी रेखाएं ऐसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, सब एक दूसरे को लंबवत काटेंगी। ये जो ग्रिड प्रणाली है ये आपको ग्लोब, जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो ग्लोब पे भी देखने को मिलेगी। सड़कें सीधी रेखा में तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता था। एक मुख्य सड़क नगर के बीच से उत्तर से दक्षिण और एक मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम, मतलब उत्तर से दक्षिण जा रही है, पूर्व से पश्चिम जा रही है। दोनों मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 3 मीटर होती थी, लगभग 3 मीटर थी। लेकिन आपको एक अपवाद मिलेगा, मोहनजोदड़ो में 10 मीटर की सड़क मिलती है जिसको राजमार्ग का कहा गया है। साथ ही दोनों मुख्य सड़कें एक दूसरे के को नगर के मध्य में समकोण पर काटती थी। इन दोनों मुख्य सड़कों के आधार अन्य गलियां अथवा छोटी सड़कें थी जो मुख्य सड़कों पर खुलती थी। दोनों मुख्य सड़कों एवं गलियों के दोनों किनारों पर मकान बने होते थे। मकानों का मुख्य द्वार सड़कों की विपरीत दिशा पर होता था। मकानों का मुख्य द्वार जो था सड़कों, मतलब क्या, जैसे आज के समय में हम लोग अपने घरों का दरवाजा सड़क के ओर खोलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर का दरवाजा सड़क के पीछे खोलते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, गंदगी या किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। समुदाय ऐसा सड़क पर होने ध्वनि प्रदूषण बचने के लिए किया जाता होगा। हालांकि अपराध लोथल में ऐसे मकान मिले जहां का निकास द्वारा सड़कों की ओर ही खुलता था। सड़कें मुद्दा कच्ची थी, किंतु केवल मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों की सड़कें होने के साज मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की मैक्सिमम सड़कें जो थी वो कच्ची थी, लेकिन मोहनजोदड़ो समय जो 10 मीटर राजपथ मिला वो पक्की सड़कों का था, इसलिए उसको राजमार्ग कहा गया। सड़कें कच्ची होने पर साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। सड़कों किनारे छायादार पेड़ लगाए जाते थे। सड़कों के दोनों ओर गंदे जल की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया गया था।
गलियों के किनारों पर छोटी छोटी नालियों का निर्माण किया गया था जो ढकी रहती थी। मतलब चाहे छोटी नालियां हो चाहे बड़ी नालियां, वो ढकी रहती थी। एक नाली का जल आपस में मिलता था, फिर बड़े मेन होल में वो जाता था, जिससे उसको साफ सफाई, ढक्कन हटा के साफ सफाई की जा सकती थी। इस साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान ये लोग रखते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। प्रत्येक मकान नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ जाती तथा प्रत्येक मुख्य नाली एक बड़ी नाली से जुड़ जाती है। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मेन होल बने होते हैं ताकि नालियों की सफाई की जा सके। सभी छोटी बड़ी नालियां अंत में एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी। अब भवन देखिए कैसे थे। सड़कों और नलियों के साथ मकान भी सुनियोजित होते थे। दोनों प्रकार की मकान, कच्चे तथा पक्के, दोनों प्रकार के ईंटों बनाते थे। पक्के ईंटों की बनाते थे, कच्चे ईंटों मकान। मकान 2 मंजिले भी हो सकते थे। 2 मंजिल के जो होंगे वहां पे सीढ़ियों की व्यवस्था थी, और हर घर में, प्रत्येक घर में क्या था, पानी के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। हर घर में कुएं मिलेगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मैक्सिमम घरों में आपको पर्सनल कुएं मिलेंगे। रसोई के अलावा आंगन था, स्नान घर था, शौचालय भी बने हुए थे। मतलब आज से 4,500 साल पहले इतनी अद्भुत व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। आंगन कच्ची ईंटों से बना होता है, किंतु केवल कालीबंगा में आंगन पक्की ईंटों से बनने के साक्ष्य मिले हैं। अपवाद आपको जरूर याद रखने, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है तथा शौचालय एक साथ बने हुए मिले हैं, जो वर्तमान प्रणाली के अनुरूप हैं। कई मकान चबूतरों पर बने हुए समतल या बाढ़ तथा वर्षा की स्थिति से बचने के लिए क्या था, मतलब पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर मकान है, जिससे बाढ़ या कुछ बाढ़ आए, जल आए, वर्षा हो, पानी भर जाए तो उससे मकान की सुरक्षा हो सके, ऐसी व्यवस्था की जा गई है। मकान मुख्यतः आयताकार होते थे। आयताकार मकान होने का इनके निर्माण में अधिक जटिल तकनीक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के आधार किया जाता है। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या होती है, जैसे आज के समय हम लोग अपने मकान बनाते हैं, एक ईंटे इसे जोड़ते बनाते जाते हैं, वो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहलाती है। रिसाव रोधी बनाने ईंटों पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह के रिसाव से बचने के लिए वो ईंटों पर जिप्सम का प्रयोग करते थे। जैसे महान स्नानागार बना, वहां पर भी जिप्सम गारे चूने का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहां का समाज था। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में किसी भी समाज स्थिति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण लिखित साक्ष्य होते हैं, और जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हमें इसके साक्ष्य मिल नहीं पाए हैं। लेकिन इतना अवश्य कि तरह से जाति व्यवस्था अथवा वर्ण व्यवस्था के कोई संकेत या प्रमाण नहीं मिलते हैं, किंतु प्राप्त अवशेषों जैसे घरों के आकार में अंतर था, पूर्वी पश्चिमी टीलों का विभेदीकरण था। इस तत्कालीन समाज में कुछ अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि वहां पर विभेदीकरण था। पूर्व में स्थित दुर्ग टीले में समाज का पुरोहित वर्ग रहता था, और आम लोग जो नगर में रहते थे। दुर्ग टीले की चार दीवारी से पता चलता है कि निश्चित तौर पर यह समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इस तरह हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में विभेदीकरण मौजूद था, लेकिन वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं था, संपन्नता के। इससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज विभेदीकृत था। इस वजह कुछ मकान 5 से अधिक कमरे प्राप्त हुए हैं, और कुछ मकानों में 2 से भी कम कमरे भी प्राप्त मिले हैं। कुछ मकान दो कम मंजिले भी मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज कुछ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तभी उनने 5, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो उन्हें 2 बनवाए। हम लोग वेशभूषा की बात करेंगे, सिंधु घाटी से कैसे कपड़े। सिंधु घाटी से सूती और ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। लोथल से कपड़ों की रंगाई के हेतु रंगाई कुंड, जबकि मोहन सूती कपड़े के साथ मिले हैं। सूती कपड़े सादे के साथ ही कढ़ाईदार भी होते थे, मतलब वो सादे कपड़े पहनते हैं और कढ़ाईदार भी पहनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ध्यानमग्न योगी थे, उन्हें एक साल पहन रखा था, 3 पत्तियां पति थी, साल ओढ़े हुए थे, वो डिजाइन वाला साल। अमीर लोग सोने चांदी हाथी दांत और कीमती मोतियों के आभूषण पहनते थे, और निर्धन लोग जो थे तांबे हड्डियों पत्थर और मिट्टी के जेवर पहनते थे। मतलब जेवर दोनों लोग पहनते थे। कुछ लोग जो अमीर थे वो सोने चांदी के पहनते, जो गरीब थे वो आपको हड्डियों पत्थर मिट्टी के बने हुए पहनते। जैसे आज के समय में जो अमीर व्यक्ति है वो ज्यादातर सोने चांदी पहनता है, जो मिडिल क्लास गरीब वो आर्टिफिशियल पहनता है। चनुदड़ों में लिपस्टिक मिलती है। हाथी की दांत से बने कंघे का साज मिला है। तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ। ये सब हमको वहां से प्राप्त है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग सौंदर्य को लेके भी अवेयर थे। हड़प्पा से श्रृंगारदान मिला है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार सामान रखने के लिए। चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। हाथी के दांत की चूड़ियां कालीबंगा से मिली है। हड़प्पा में कागजल के साज भी मिले हैं। बलूचिस्तान के नौसाई से सिंदूर के साज मिले हैं। इससे पता लगा जैसे स्त्रियां श्रृंगार भी करती होंगी। मोहनजोदड़ो से ध्यान मग्न मुनि की मूर्ति, जिसके दाढ़ी के है किंतु मूछ नहीं है। मतलब जो मूर्ति हमको ध्यान मग्न योगी की मिली है, उसकी मूछें नहीं है, दाढ़ी है। तो ऐसे स्पष्ट इतिहास का लगाते हैं कि पुरुषों में दाढ़ी मूछ रखने अथवा कटवाने का ही प्रचलन था। बताओ, इतनी सी बात से इतिहास का यह अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पे रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे। ये हैं दाढ़ी वाले बाबा। दाढ़ी देखिए इनकी कितनी डिजाइन है, एकदम बारीक लाइनें खींची हुई। मूछें इनने नहीं रखी हुई है।
ये जो देखिए ये साल इनने पहन रखा है, इसमें डिजाइन बनी हुई है। अब हम लोग महिलाओं की स्थिति की बात करें। स्त्री की टेराकोटा मूर्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जिससे इस पर तत्कालीन समाज मात्र सत्तात्मक रहा। टेराकोटा का होता है मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। उदाहरण के हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते दिखाए, जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है, उर्वरता की देवी कहा गया। अतः तत्कालीन समाज में स्त्री को उर्वरता और शक्ति के रूप में अर्थात जननी के रूप में स्वीकार किया जाता था। हालांकि सती प्रथा के साज भी मिले जो तत्कालीन समाज में नकारात्मक पक्ष को इंगित करते हैं। आप इसका कमेंट करके बताएंगे कि सती प्रथा के साथ किस स्थान पे मिले। मैंने अभी आपको पढ़ाया है। उदाहरण के लोथा में 3 युग्म समाधान और कालीबंगा से 1 युग्म समाधान के साथ प्राप्त हुए हैं। समता बहुविवाह और पर्दा प्रथा इस काल में नहीं था, मतलब इस काल में बहुविवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी। खान पान, सिंधु घाटी सहित लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा गेहूं जौ, बनावाली से जौ, कालीबंगा से सरसों चने, लोथल तथा रंगपुर से धान, लोथल से ही बाजे एवं आटे पीसने चक्की के साथ मिले। हड़प्पा में प्राप्त हुए विशाल अन्नागारों के अवशेष स्पष्ट करते हैं कि अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। मतलब इतना इन लोग उत्पादन करते थे कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था कर रखी थी। इसी का स्तनौली जानवरों की आधी जली हड्डियां प्राप्त हुई, जिससे हमें पता चलता है कि लोग मांस का भी सेवन करते थे। लेकिन मदिरापान जो शराब का सेवन है, इसके बारे में अभी हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं कि उस समय के लोग शराब पीते थे या नहीं पीते थे। मनोरंजन की बात करें तो ये लोग मनोरंजन के क्या करते थे, ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाते, शतरंज खेलते थे, ढोल व मजीरा बजाते थे, नृत्य गीत गाना करते थे, जुआ खेलते थे इत्यादि मनोरंजन प्रमुख कारण थे। जैसे आपको क्लासिक नर्तकी की मूर्ति मिलेगी, लोथल शतरंज मिलेगा, बनावाली खिलौने के मिट्टी बने हुए हल के साथ इत्यादि तत्कालीन समाज के मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डालते हैं। ये सारे मनोरंजन के इनके साधन थे। आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शतरंज का खेल था कि नहीं था, लूडो था कि नहीं था, इस तरह के आपको ये चीजें याद रखनी है। ये देखिए नर्तकी हैं, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोगों का मनोरंजन में भाग लेती थी। ठीक है, और ये गाड़ी मिली आपको, खिलौना गाड़ी। प्रजातियां सिंधु घाटी सहित 4 तरह की प्रजाति में, एक भूमध्य सागरी मिलेगी आपको, प्रोटो ऑस्ट्रेटाइड मिलेगी, अल्पाइन मिलेगी और मंगोलाइड मिलेगी। अब जो मूर्ति आपको मिली वो किसकी थी, तो प्रोटो ऑस्ट्रेटाइड की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी थी? लिपि को नहीं पढ़े जाने का तत्कालीन समाज की धार्मिक मान्यता जैसे पुनर्जन्म, आत्मा आदि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। खुदाई ग्रंथ प्राप्त से इस बात की धार्मिक स्थिति प्रकट करते हैं। इस पर होता है तरीके से धार्मिक पक्ष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ देवी, पशुपति और वृषभ की पूजा के साथ मिले, मतलब कि मातृ देवी की, पशुपति और वृषभ की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई जिसमें एक हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, पैरों की तरफ 2 हिरणों के चित्र अंकित हैं। मोहनजोदड़ो से ही एक सींग वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई जो वृषभ पूजा की तरफ संज्ञा है। आप जब मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो उसमें ये एक सींग वाला बैल जो है अलौकिक कहा जाता है, विशेष तरह का अलौकिक शक्ति वाला बैल जानवर उसमें दिखाया गया। वही बैल मोहनजोदड़ो में अभी मिला हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, लोथल, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि के कुंड भी तत्कालीन धार्मिक स्थिति को चित्रित करते हैं। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार का साज मिला जो संभवतः किसी विशेष अवसर सामूहिक स्नान को संकेत करता था। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्यों के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसंग में वृक्ष पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, अग्नि पूजा, ये सारे अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, अग्नि पूजा, मतलब प्राकृतिक पूजा ये लोग ज्यादा करते थे। मंदिर के साथ तो मिले ही नहीं है, मेसोपोटामिया मंदिर मिले लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मंदिर नहीं मिले हैं। ये लोग प्राकृतिक पूजा थे। जैसे उर्वरता की देवी का आपको एक चित्र मिलेगा, मातृ उर्वरता के गर्भ से पौधा निकलते हुए, उस तरह ये लोग पूजा करते थे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी और नदी घाटी सभ्यता थी तो वहां पे जलोढ़ मिट्टी थी। जलोढ़ मिट्टी थी इसलिए कृषि का महत्व अधिक था। यहाँ पे कृषि यहाँ पे अधिक मात्रा में थी जिससे इनका उत्पादन बना। किसान नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। कौन कौन सी फसल थी, तो गेहूं जौ का ज्ञान था, कपास का भी ज्ञान था, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, इन 9 फसलों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। उत्खनन इन फसलों के साथ अधिकतर जगहों पर प्राप्त होते हैं। किसान ठीक है, एक मिनट। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें जिनके किसी विशेष स्थान में साज प्राप्त हुए, मतलब स्थानीय फसलें भी थी, एक तो सब जगह मिली और कुछ थी जो स्थानीय थी। जैसे लोथल से बाजरा मिला है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, बनवाली से रागी ज्वार मिली है, अच्छी किस्म के जौ के साथ कांस मिली है, बनवाली से मिले। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के किसान मोटे अनाज की फसलों से भी
परिचित। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं जिसमें एक साथ दो फसलें बोई गई थी, मटर और सरसों। मतलब एक खेत है ये, इसमें आधे में सरसों बोई गई है, आधे मटर बोई गई है। कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। इसी तरह बनवाली से मिट्टी के हल जैसी आकृति के साथ मिले हैं। लकड़ी के हल तथा पत्थर घासे के साथ भी उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साथ मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी तक लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता को 4 क्षेत्रों में कृषि, परिवहन, क्रय विक्रय एवं भोजन के रूप में पशुओं के उपयोग करते। वो लोग कृषि करने के लिए, हल चलाने के लिए, परिवहन एक दूसरे जाने के लिए, खरीदने बेचने के लिए और भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट इत्यादि के बारे में जानते थे। हमें किससे पता चला है? मोहरों से पता चला है, कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ अस्थियां मिली हैं जिससे हम जानकारी है कि ये लोग इतने जानवरों को जानते थे। ये लोग गाय, ऊंट तथा घोड़े 3 ऐसे जानवर जिनका सिंधु घाटी सभ्यता की किसी मोहर में अंकन नहीं है। मतलब गाय, ऊंट तथा घोड़ा, इनका किसी भी मोहर में अंकन नहीं हुआ, चित्रण नहीं हुआ। सुरकोटजा से घोड़े का अस्थि पंजर का कंकाल प्राप्त हुआ। लोथल से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं। मोहन में सबसे प्रमुख पशु एक संगी बैल, एक सिंग वाला बैल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। इस तरह 2 तरह के कपड़े थे, सूती और ऊनी। मोहनजोदड़ो से एक ध्यानमग्न योगी मूर्ति मिली जो सूती कढ़ाईदार 3 पतिया साल ओढ़े हुए बैठा है, जिसको मैंने आपको अभी दिखाया। मृदभांड उद्योग मतलब बर्तन, मृदभांड मतलब हो गया मिट्टी के बर्तनों का उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता मृदभांड उद्योग में अस्तित्व में थे। धातु के बर्तन और मिट्टी दोनों तरह के बर्तन बनाते थे। चाक से भी बर्तन बनाते थे, हाथों से भी ये लोग बर्तन बनाते थे और उसको रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे और काले रंग से पुष्पाकार ज्यामिति संरचना बनाई जाती थी। मन का उद्योग मतलब मन का क्या होगा? जेवर एवर बनाने का उद्योग। आभूषण। सिंधु घाटी सभ्यता में मन का उद्योग वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। मन के मिट्टी, लाल पत्थर, सोना और चांदी के बनते थे। लोथल और चंदौली मन के बनाने कारखाने के साथ की प्राप्त हुए हैं। सीप उद्योग में देखो, सीप उद्योग मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में विकसित था। तट के आसपास का जो क्षेत्र वहां पे सीप उद्योग था। लोधा तथा बालाकोट से भी सीप उद्योग के साथ प्राप्त हुए हैं। व्यापार वाणिज्य कहता था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार व्यापार या वाणिज्य था। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित कैसे हुई? उसका कारण व्यापार ही था। तत्कालीन व्यापार क्या था? भारत के पक्ष में था। तत्कालीन व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में को मुख्यतः 5 भाग विभक्त किया जा सकता है। 5 भाग क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार आंतरिक भी होता था और बाहरी भी होता था। आंतरिक में क्या था कि वो लोग कच्चा माल प्राप्त करते थे, उसको बनाते थे और बाहर विदेशों में बेचते थे। अंतर व्यापारिक बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और फारस की सभ्यता के दोनों के देशों के साथ था। सुमेरियन सभ्यता कुछ स्थलों जैसे उर, कीस, नगस, टेप्पर, तेल, अस्सर, निप्पुर, हमा से हड़प्पाई कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। सुमेरियन सभ्यता में बेलनाकार मोहरें प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, लोथल से भी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगर बेलनाकार मोहरें प्राप्त सुमेरियन में प्रसिद्ध, मोहनजोदड़ो में भी मिले और लोथल मिले, तो इससे हमको जानकारी मिलती है, समझ में आता है कि यहाँ से इन लोग का व्यापार होता था। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताओं में विकसित व्यापारिक संबंध थे। समता व्यापारिक संबंधों का है, दोनों सभ्यताओं में वैचारिक और सांस्कृतिक तत्वों का भी आदान प्रदान हुआ होगा। इस प्रकार मिस्र के मम्मी का मॉडल गुजरात से प्राप्त, जो मिस्र की सबसे प्रमुख विशेषता है, ये मैंने आपको समझा दिया। फारस की खाड़ी में इराक के क्षेत्र सुमेरियन सभ्यता में 2350 ईसा पूर्व पुराना सारगोन का अभिलेख मिला है। ये एक अभिलेख मिला है पुराना फारस की खाड़ी में, जिसके राजा का नाम क्या था? सारगोन मेसोपोटामिया के एक वंशज जिसका राजा अकाड था। यह अभिलेख इसी राजा का है जिस पर 3 स्थलों का उल्लेख है, मेलुआ, मगन और दिलमुन। मेलुआ किसको, दिलमुन का संबंध किससे? आधुनिक बहरीन जो है उसको दिलमुन कहा जाता है। मगन आधुनिक मकरान तट अथवा बलूचिस्तान का जो है उसको मगन कहते, और जो मेलुआ था इसको सिंधु घाटी सभ्यता मेलुआ कहते थे। अभिलेख में सारगोन शासक ने लिखा था कि फारस की खाड़ी में मेरे बंदरगाह पर 3 जगह देश जहाज आते हैं और लंगर डालते हैं। वो 3 मेलुआ, मगन और वाला जो तीसरा था बहरीन वाला वो था। माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के बीच फारस की खाड़ी एक विश्राम स्थल अथवा मध्यस्थ केंद्र था, जहां दोनों सभ्यताओं के लोग व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मतलब यहाँ पे आते थे, अपनी वस्तुओं को थोड़ी देर आराम करते थे और एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान करके जाते थे। ये हम लोग क्या क्या आयात करते थे? हम लोग बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे, सोना, तांबा, चांदी, फिरोज, शीशा मंगाते थे। बेचते क्या थे? शिव निर्मित सामान, हाथी दांत के पैमाने, सूती वस्त्र मन के बेचते थे। मंगाते क्या थे? सोना, तांबा मंगा रहे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में मानक के रूप में हाथी के दांत के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी तक मोहरें कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। 1200 मोहरें जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरें वर्गाकार है, इन पर लिपि व पशु दोनों का अंकलन चित्रण है मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख मोहरें प्राप्त हुई हैं जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अभिलेख बना हुआ, उसमें चित्र नहीं है। सिंधु घाटी में मोहरें मुख्यतः सेल खड़ी से बनी होती थी। इसके अलावा मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, चट और फ्लिंग से बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मोहरों का आकार वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार था। मतलब जो मोहरें बनी थी वो वर्गाकार थी, आयताकार थी और बेलनाकार थी। सर्वाधिक संख्या मोहरें वर्गाकार ही थी। अब मोहरों की विशेषताएं क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक मोहरों पर कुछ अंकन होता था। यह अंकन लिपि, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के रूप में होता था। आयताकार मोहरें प्रायः साधारण होती हैं, इन पर कुछ अंकन या चित्रण नहीं होता था। आयताकार जो मोहरी थी वो साधारण, इसमें किसी भी तरह का अंकलन या चित्रण नहीं किया जाता। कुछ आयताकार मोहर केवल लिखा रहता था, किंतु चित्रण के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल को दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ को भी दर्शाया गया है। हड़प्पा से किसी मोहर पर गाय, ऊंट, घोड़ा अथवा शेर की आकृति प्राप्त नहीं हुई है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इन मोहरों से हमें गाय नहीं मिली है, ऊंट नहीं मिली, घोड़ा भी नहीं मिला है। परिवहन के साधन क्या थे? व्यापार के जलमार्ग, स्थलमार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। ठीक है। लोथल से गोदीवाड़ा और मिट्टी की नौका के अंकलन किसके साथ प्राप्त, जिससे पता चलता है कि ये लोग नौका से जाते थे। मोहनजोदड़ो से सुमेरिया में बनने नौका के अंकन प्राप्त हुए हैं। इससे इस पर सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में जलमार्ग के जरिए व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी सड़कें थी। इन सड़कों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए भी किया जाता था। तांबे की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तत्काल पशु परिवहन के रूप में, साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता। ये सब इनके परिवहन के साधन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी इसको आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, लेकिन 1853 में चार्ल्स मेसन को हड़प्पा सभ्यता की लिपि का साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुए थे, जिसमें अभी तक हमको जानकारी मिली है कि कुल 64 मूल चिन्ह है सिंधु घाटी सभ्यता की में। ये चित्राक्षर लिपि है, 250 से 400 तक अक्षर बने हुए हैं, लेकिन यू आकार का जो था सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। चित्र में मछली तथा बैल के चित्र का सर्वाधिक उपयोग इस्तेमाल हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की लिखावट को गोमुद्रिका कहा गया है। इस लिपि को लिखने का दाएं से बाएं, पहले हम लोग दाएं से बाएं लिखेंगे, जैसे देवनागरी, फिर बाएं से दाएं लिखते हैं। इस तरह से ये लिपि लिखी जाती है। अब हम लोग जानेंगे इतनी महान सभ्यता, जिसकी सुव्यवस्था, इतना अच्छा नगर, इतनी अच्छी सारा कुछ अच्छा व्यापार उन्नत था, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इस सभ्यता के क्या कारण, इस पतन के लक्षण क्या थे? सबसे पहले हम जानेंगे लक्षण। चौड़ी सड़कें जो थी तंग गलियों में परिवर्तित हो गए। जो 3-3 मीटर, 4-4 मीटर रोड सड़कें थी वो आधा मीटर, 1 मीटर में परिवर्तित हो गए। घरों की नियोजित जो व्यवस्था थी अव्यवस्थित होने लगी। जल निकासी व्यवस्था में गिरावट आ गई। परवर्ती काल में बड़े आंगन जगह आंगन पतली दीवार आ गई थी। मतलब जो बड़े बड़े आंगन बने थे पहले, अब उनके बीच में एक बड़ी दीवार आ गई, जिससे पता चलता है कि संपत्ति के बंटवारे को दर्शा रहा है ये, कि वहां पे संपत्ति का बंटवारा होने का, जिससे सिंधु सभ्यता का पतन के ये लक्षण है। पक्की ईंटों बचाए, अब पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होने का। पहले जो पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है, पुरानी ईंटों का। मेसोपोटामिया की जो अभिलेख 1900 में था, जिसमें मेलुआ शब्द का सिंधु घाटी सभ्यता का उपयोग होता था, वो अब धीमे धीमे बंद हो चुका था। इससे इस पर होता पड़ती हड़प्पा काल में दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विच्छेदित हो गए थे, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन को इंगित किया। मतलब कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो गया, आंतरिक झगड़े होने लगे, नगर पूरी तरह से चौपट होने लगा। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रारंभ होता है। इसका लक्षण ये थे। उपविवेचन से इस सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप में हास आने लगा और नगरीय स्वरूप ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित होने लगा था। लेकिन अब विद्वान लोग का क्या कहना है? कुछ विद्वान लोग कहेंगे कि आर्यों का आक्रमण था, कुछ कहेंगे बाढ़ है, मलेरिया है, जलवायु परिवर्तन है, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन से इतिहासकार क्या कहते हैं और फिर आखिर में निष्कर्ष पे जाएंगे। तो मार्टिन व्हीलर और अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, जो इनका कहना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, ASR राव है, इन्हें कहा था कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके बाद एक मोहनजोदड़ो नरकंकाल मलेरिया के साथ मिले। इनका कहना है कि मलेरिया की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। क्या मलेरिया पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में फैल जाएगा? क्या बाढ़ क्या पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएगी? ऐसा नहीं है। आर्य स्टाइल और अम्मालाल घोष का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, हाँ ये मान सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, धीमे धीमे जलवायु परिवर्तन हुआ और कृषि चीजों में परिवर्तन आए, इससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और वो लोग अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान ले गए।
टी.एच. लैम्ब्री का कहना है जनसंख्या में वृद्धि हुई, जॉर्ज डेल्स का कहना विवर्तनिक हलचल हुई, और जॉन मार्शल कह रहा है प्रशासनिक लापरवाही। अमलानंद घोष का कहना नदी मार्ग परिवर्तन हुआ जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। निष्कर्षतः हम ये कह सकते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में विद्वान एक मत नहीं है। आक्रमण भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, बाढ़ या महामारी हो सकता है, लेकिन उपयुक्त कथन की बात करें तो सबसे उपयुक्त होगा जलवायु परिवर्तन, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। तो आज हम लोग का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके अब हम लोग आने वाली क्लास वैदिक काल जानेंगे, 2-4 क्लासेस और करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और मेंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या आज पढ़ा उसका एक रोड मैप देखते हैं। पहले हमने इतिहास को जाना, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उसके बारे में हमने जाना। फिर सिंधु घाटी सभ्यता जाना, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया, इसके अन्य नामों को जाना। साथ ही हमने ये जाना कि इसका उत्तरी से दक्षिण में कितना दूर तक फैला था, पूर्व से पश्चिम में कितना फैला था। इसके प्रमुख स्थलों की बात की, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंदोदड़ो, लोथल, इन सब की विशेषताओं की बात करी। साथ ही हमने ये बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो 3 मत दिए गए थे, मेसोपोटामिया वाला मत, बलूचिस्तानी वाला और सोती सभ्यता, इन तीनों मतों को हमने जाना, इसका खंडन किया और बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अपनी लौकिक और स्थानीय सभ्यता थी। साथ ही इसके बाद हम लोग ने क्या जाना, इसके बाद हम लोग जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहां की धार्मिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, व्यापारिक स्थिति क्या थी, हम लोग क्या चीजें आयात करते, क्या चीजें निर्यात करते। इसके बाद हम लोग ने जानने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और अंत में हम लोग ने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता पतन में विद्वान एक मत नहीं है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके नोट्स आप अपने हाथ से बनाइएगा, जिससे आप अच्छे से इसको तैयार कर पाएंगे और बार बार रिवीजन करिएगा। तो इसी के साथ मैं हनु आप सबको थैंक यू। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए। धन्यवाद।